ओके। तो चलिए अभी के क्लास में हम पेडागोजी का जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। रात में ही आप लोगों को बोल दिया था पढ़ के रखने के लिए। तो अच्छा ये बताइए, अभी के लिए पहला प्रश्न है कि मानसिक आयु गुना 100 बटा शारीरिक आयु जो है वह किस चीज का सूत्र होता है। मानसिक आयु गुना 100 बटा शारीरिक आयु, बिल्कुल ये जो है आपको बुद्धि लब्धि या आईक्यू का फॉर्मूला होता है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का फॉर्मूला होता है। अच्छा ये बताइए, यदि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 110 से ऊपर हो तो वह बच्चा किस प्रकार की बुद्धि वाला बच्चा कहलाएगा। बिल्कुल वह प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। अच्छा अगला प्रश्न आप लोगों से है कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का दो वर्गीकरण किया था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने व्यक्तित्व का दो वर्ग बताया था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। नहीं, आप लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं। कार्ल यूंग। अस्मिता जी का आंसर सही है, कार्ल यूंग है। इन्होंने आपको दो प्रकार का व्यक्तित्व बताया था, अंतर अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अच्छा, संविधान के किस संशोधन के द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल 86वां संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 क में रखा गया है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, 6 से 14 आयु वर्ग का जो बच्चा है उसके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो है किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है। पहला क्वेश्चन है समानता का अधिकार, दूसरा क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार। देख लिए, थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया तो आप लोग गलती करना शुरू कर दिए। ये आपको स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 है ना, तो आप लोगों को बीपीएससी में बताए थे ना कि 19 से लेकर के 22 तक जो है वह आपको स्वतंत्रता का अधिकार है ना। तो 21 के क में इसको रखा गया है, तो ये आपको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा ये बताइए कि मनोविज्ञान का 5 संप्रदाय होता है ना। मनोविज्ञान का कितना संप्रदाय है आपको, 5। तो उसमें पियाजे और वाइगोत्स्की को आप किस संप्रदाय में रखेंगे। मनोविज्ञान के जो 5 संप्रदाय है उसमें पियाजे और वाइगोत्स्की को आप किस संप्रदाय में रखेंगे। अरे पहला संप्रदाय है रचनावादी या निर्मितिवादी ना। इस संप्रदाय के जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना होता है कि बच्चे ज्ञान की रचना खुद करते हैं। तो पियाजे और वाइगोत्स्की
आपको रचनावादी संप्रदाय से हैं। ठीक है। उनके बाद एक होता है व्यवहारवादी संप्रदाय। कौन संप्रदाय? व्यवहारवादी। कुछ उदाहरण आप लोग दे सकते हैं व्यवहारवादी का। व्यवहारवादियों का मानना है कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। बिल्कुल। थॉर्नडाइक हो, वाटसन हो, पॉवलव हो, न स्किनर हो, या आपको ये सब जो है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय से जुड़े हुए। ठीक है। अच्छा, तीसरा संप्रदाय जो मनोविज्ञान का है वह है आपको प्रयोजनवादी संप्रदाय। ठीक है। इस संप्रदाय के जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि बच्चे जो है ज्ञान का बच्चे क्रियाओं के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा ज्ञान का सृजन करते हैं, बच्चे करके सीखते हैं। बिल्कुल। जॉन डीवी जो है वो आपको प्रयोजनवादी संप्रदाय से। ठीक है। अच्छा, एक होता है आपको गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी गेस्टाल्टवादी का मानना है कि बच्चे पूर्ण से अंश की तरफ सीखते हैं। बच्चे पूर्व से अंश की तरफ और सूझबूझ तथा अंतर्दृष्टि से बच्चे सीखते हैं। ये गेस्टाल्टवादी जो है वह जर्मनी के मनोवैज्ञानिकों का समूह है। ठीक है। तो इनका जो एग्जाम्पल है गेस्टाल्टवादी का वह है बर्दिमर, कोहलर, कोफका। बर्दिमर, कोहलर, कोफका, ये काफ़ी 3 फेमस नाम है। ये आपको गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत आता है। और एक होता है आपको मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवादी जो मनोविश्लेषणवादी है उनका मानना है कि बच्चे जो सीखते हैं उसमें उसके मन का योगदान बहुत ही ज़्यादा होता है। और मनोविश्लेषणवादी में आपको नाम आता है किसका? तो फ्रायड, सिगमंड फ्रायड का नाम सुने होंगे आप लोग। इसी तरह आप लोग एरिक एरिक्सन का नाम सुने होंगे। एरिक एरिक्सन का। ये सब आपको क्या है? मनोविश्लेषणवादी है। सब। अच्छा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, घृणा, ये सब कैसा संवेग है? सकारात्मक संवेग है या नकारात्मक संवेग है? बिल्कुल नकारात्मक संवेग है। अच्छा, मैकडूगल जो है वह कुल कितना प्रकार का संवेग बताया है? मैकडूगल कुल 14 प्रकार का संवेग बताया है। अच्छा, ये बताइए पशु मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पशु मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? बिल्कुल थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अच्छा, हंटर आयोग कब बना था? बिल्कुल 1882 में। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी?
1961 में। और राज्यों में SCERT की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। राज्यों में SCERT की स्थापना 1982 में हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? बिल्कुल 2000, 2001 में आपको सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ। अच्छा, ये कस्तूरबा गांधी स्कूल जो होता है, कस्तूरबा गांधी न बालिका योजना, ये आपको कब शुरू हुई? ये आपको 2004 में शुरू हुई। कस्तूरबा गांधी 2004 में। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र पढ़ा करते थे? नालंदा विश्वविद्यालय में कितने? 10,000। और टीचर कितना था? 2,000। यानी छात्र शिक्षक अनुपात कितना था? 5:1। अच्छा, ये बताइए उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था ना? थॉर्नडाइक ने। सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपको स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर। अच्छा, कोई व्यक्ति जो है, कोई बच्चा सही तरीके से लिख नहीं पा रहा है, तो उसको जो है दिए गए 4 विकार में कौन सा विकार होने की संभावना है? पहला है अलेक्सिया, दूसरा है डिस्केनकुरिया, तीसरा है अप्रेक्सिया, चौथा है डिस्थीमिया। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल तीसरा होगा। यदि अग्रेफिया यानी ग्राफिया वाला दिया हो तब तो वह ऑप्शन टिक करना है, नहीं तो शारीरिक गतिक विकार जो ऑप्रेक्सिया है वो आपको आंसर हो जाएगा कि शरीर का गति वह सही तरीके से नहीं करेगा तो उसको लिखने में दिक्कत हो सकती है। तो ग्राफिया वाला ऑप्शन हो तब तो डायरेक्ट वो ऑप्शन देंगे, यदि नहीं हो तो फिर प्रेक्सिया वाला ऑप्शन क्या करेंगे? देंगे। अच्छा, किस विकार से ग्रसित बच्चे का मन इतना चंचल होता है कि वह एक जगह ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाती है? ऑप्शन ए है ऑटिज्म, ऑप्शन बी है स्वलीनता, ऑप्शन सी है, ठीक है, ADHD, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। माने मन को एक जगह केंद्रित नहीं कर पा रहा है, चंचल है बच्चा, तो वह तो ADHD हो जाएगा ना, जिसका अंग्रेजी माने फुल फॉर्म होता है अवधान न्यूनता सक्रियता विकार।
यानी सक्रिय बच्चा ज़्यादा है लेकिन अवधान या ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहा है तो एडीएचडी हो जाएगा। ऑटिज्म या स्वलीनता दोनों एक ही चीज है। ये तो तब होता है जब बच्चा अपने में ही खोया रहे, अन्य जो सामाजिक व्यवहार है वह यदि सही तरीके से नहीं कर पाए, सामाजिक सरोकारों से कटा हो, तब उसको ऑटिज्म या स्वलीनता कहते हैं। लेकिन ध्यान बहुत चंचल है, एक जगह नहीं ध्यान केंद्रित कर पा रहा है, तब उसको एडीएचडी कहेंगे। अच्छा, सृजनात्मकता जो है वह मौलिक सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? ये कथन जो है क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो का सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को व्यक्त करने की मानसिक क्षमता है। यह क्रो एंड क्रो का कहना है। अच्छा, ये बताइए, सृजनात्मकता का पिता, फादर ऑफ क्रिएटिविटी, किसको कहा जाता है? किसी का माइक ऑन है वो बंद कर ले। सृजनात्मकता का जनक जो है किसको कहा जाता है? मीनाक्षी, आप अपने माइक को थोड़ा ऑफ कर लीजिए। लगता है मीनाक्षी मोबाइल छोड़ के कहीं चले गई। देखिए, सृजनात्मकता का जनक जो है वह गाल्टन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गाल्टन को। अच्छा, ये बताइए, LSRW जो है वह किस क्वेश्चन का सही अनुक्रम है? हाँ, हेलो। 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 हाँ, कहिए। हाँ, हाँ, हाँ। 11 बजे तक निकल। 11 बजे तक छोड़ दही ना, उम्रे खा ले। उम्रे खा लेबे कतो। खा लेबे उम्रे कुमरो। रोटिए बना दी। किछो बना दी। लेबै। बिल्कुल। भाषा कौशल का सही अनुक्रम है LS8W। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। अच्छा, प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है या कुछ बच्चे गणित नहीं भी सीख सकते हैं? अच्छा, सभी बच्चे गणित सीख सकते हैं। अच्छी बात है।
अच्छा ये बताइए कि BSEB जो है वह एक सरकारी संस्था है, अर्ध सरकारी संस्था है, स्वायत्त संस्था है, इनमें कोई नहीं। यह एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था उसको कहते हैं, ठीक है, जो अपना खर्च खुद चलाता है न। तो BSEB जो कमाती है उसी से वह अपना खर्च चलाती है, अतः वह किसका उदाहरण हो जाएगा? स्वायत्त संस्था का। अच्छा ये बताइए कि एक किसान में, एक पर्यटक में आपको हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा बुद्धि प्रबल होता है? एक किसान, एक पर्यटक, इसम। बिल्कुल, आप लोग सीटेट में पढ़े होंगे, उसमें जो है प्राकृतिक बुद्धि जो है ज़्यादा प्रबल होता है। कौन सा बुद्धि? प्राकृतिक बुद्धि। अच्छा ये बताइए ZPD या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसकी अवधारणा किसने दी है? बिल्कुल, इनकी अवधारणा जो है वह वाइगोत्स्की ने दी है। इंग्लैंड में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इंग्लैंड में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुई? इंग्लैंड में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुई? 1870 में। कब लागू हुई? 1870 में। अच्छा, RTE के अनुसार, RTE 2009 के अनुसार 1:5 के विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात अधिकतम क्या होना चाहिए? अधिकतम 40:1 होना चाहिए। और जो अपर प्राइमरी है, 6 to 8 का स्कूल है, उसमें आपको 35:1 होना चाहिए। अच्छा, आगे हम क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सीखने के दौरान जो आकलन होता है उस वह रचनात्मक आकलन है। और रचनात्मक आकलन को कौन सा आकलन कहते हैं? सीखने के लिए, बिल्कुल, इसको सीखने के लिए मने आकलन कहते हैं, अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। और सीखने की प्रक्रिया जब खत्म हो जाए ना, तब जो आकलन होता है वो कौन सा आकलन होता है? वो आपको सीखने का आकलन होता है। और बच्चे जो अपना आकलन खुद से करते हैं उसको स्व आकलन कहते हैं। अच्छा, कोई भी आकलन मूल्यांकन अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है? कोई भी आकलन मूल्यांकन अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है
या नहीं कर रहा है, इस चीज की जांच मूल्यांकन के किस गुण के द्वारा होती है? वैधता के द्वारा, विश्वसनीयता के द्वारा, वस्तुनिष्ठता के द्वारा, किनके द्वारा? उद्देश्य को पूरा कर रहा है या नहीं? बिल्कुल, इसकी जांच जो है वो आपको वैधता के द्वारा होती है। अच्छा, तात्कालिक परिणाम को खोजना किस तरह का अनुसंधान कहलाता है? तात्कालिक परिणाम को खोजना किस तरह का अनुसंधान कहलाता है? समस्या समाधान अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा अनुसंधान कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान। तात्कालिक परिणाम को खोजना क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अच्छा, आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे को अंक ग्रेड दे करके श्रेणीकृत करना है या नहीं है? नहीं है। ठीक है। बच्चे को प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी देना ये है या नहीं है? नहीं है। ठीक है। एक बच्चे की दूसरे बच्चे की प्रगति से तुलना करना आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य है या नहीं है? नहीं है। ठीक है। आकलन मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का लेबलिंग करना सही है या गलत है? गलत। तो आकलन मूल्यांकन का जो उद्देश्य आप समझ रहे हैं वो उद्देश्य नहीं होता। आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चे कहाँ पर त्रुटि कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, और उन त्रुटियों या गलतियों का कारण क्या है उसको खोज करके फिर उसका निदान करना, ये आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य है। अच्छा, आकलन में बच्चे को कौन चीज़ मिलता है? फीडबैक मिलता है, अंक मिलता है, ग्रेड मिलता है, क्या मिलता है? बिल्कुल, फीडबैक मिलता है। अच्छा, ये बताइए, सामाजिक व्यवहार से दूर होना, सामाजिक व्यवहार से दूर या कटा होना क्या कहलाता है? पर समाजीकरण, अंतः समाजीकरण, विसमाजीकरण, इनमें कोई नहीं। समाजीकरण से दूर होना इसको विसमाजीकरण कहते। पर समाजीकरण तो हो गया दूसरे समाज की संस्कृति को ग्रहण करना, वह हुआ पर समाजीकरण। ठीक है। सामाजिक व्यवहार से दूर होना यानी उससे उसका कटाव होना विसमाजीकरण कहलाता है। अच्छा, आजकल जो जनसंचार के माध्यम हैं वह समाजीकरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है या नकारात्मक रूप से? बिल्कुल, दोनों रूप से प्रभावित किया है। अच्छा, नियमित जो स्कूल कॉलेज है, नियमित स्कूल कॉलेज ये आपको शिक्षा का कैसा माध्यम है? औपचारिक, गैर औपचारिक, अनौपचारिक? बिल्कुल, ये औपचारिक माध्यम है। अच्छा, अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना इंटरनेट के द्वारा, ठीक है, ई शिक्षा या पत्राचार के द्वारा जो शिक्षा होती है वो आपको कैसी शिक्षा है? गैर औपचारिक है, अनौपचारिक नहीं, गैर औपचारिक है।
औपचारिक हो गया नियमित विद्यालय। अनौपचारिक हो गया आपको परिवेश समाज, परिवेश समाज ये सब क्या हो गया अनौपचारिक, परिवेश समाज ये सब अनौपचारिक हो गया। अच्छा ये बताइए दौड़ना, उछलना, कूदना ना, ये सब सीढ़ी चढ़ना, ये सब स्थूल पेशीय कौशल है या सूक्ष्म? बिल्कुल ये सब स्थूल पेशीय कौशल है। लिखना, चित्र बनाना यानी महीन काम जो भी है वो आपको ना, रंग भरना, ये सब आपको सूक्ष्म पेशीय कौशल है या सूक्ष्म गतिक कौशल है। अच्छा शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? बिल्कुल डीबी का कथन है। और शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह आपको एडम्स का कथन है। किसका कथन है? एडम्स का। अच्छा कोठारी कमीशन 1964-66 शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं? कोठारी कमीशन 1964-66 शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए? बिल्कुल 3 गो उद्देश्य बताया है। एक राष्ट्र की एकता को प्रोत्साहित करना शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा जो है वो आपको राष्ट्रीय विकास के लिए अधिक से अधिक उत्पादन, राष्ट्रीय विकास के लिए अधिकाधिक उत्पादन न, राष्ट्रीय विकास के लिए अधिकाधिक उत्पादन, ठीक है। और तीसरा है आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण, राष्ट्र की एकता, राष्ट्रीय विकास के लिए अधिकाधिक उत्पादन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण, ये शिक्षा के 3 उद्देश्य आपको कोठारी आयोग के द्वारा बतलाया गया है। अच्छा शिक्षा जो है मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के श्रेष्ठ तत्वों के विकास का नाम है, यह कथन किसका है? बिल्कुल ये महात्मा गांधी का कथन है। शिक्षा को किसने मनुष्य के भीतरी पूर्णता की अभिव्यक्ति माना है? शिक्षा को किसने मनुष्य के भीतरी पूर्णता की अभिव्यक्ति माना है? बिल्कुल स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। अच्छा शिक्षा को किसने नैतिक विकास का साधन माना है? मोरल डेवलपमेंट का साधन शिक्षा को किसने माना है? ये आपको सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी हो जाएंगे। अच्छा शिक्षा सत्य को खोजने का मार्ग है, यह कथन किसका है? बिल्कुल ये कथन सुकरात का है। मनुष्य के संपूर्ण विकास का नाम ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? ये आपको जाकिर हुसैन का कथन है। अच्छा प्रबुद्ध और मानवीय प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर, प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर, ये आपको किस प्रतिवेदन का मुख्य नारा था? प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर किस प्रतिवेदन का मुख्य वाक्य था? वही मुदानियर आयोग,
कोठारी आयोग, हंटर आयोग, न, राधा कृष्णन आयोग, प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर। यह कथन आपको कोठारी आयोग का था। किसका था? कोठारी आयोग का यह कथन था प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर। अच्छा, हो, ये थोड़ा हम रॉन्ग बता दिए। ये कोठारी आयोग नहीं होगा। आज एनपीई 1986 के मतलब समीक्षा के लिए जो आचार्य राममूर्ति समिति का गठन हुआ था 1990 में, और उन्होंने जो अपना प्रतिवेदन दिया 1992 में, उसका था आपको प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर। अच्छा, अनुभववादी दार्शनिक के अनुसार ज्ञान सीमित है या असीमित है? अनुभववादी दार्शनिक के अनुसार ज्ञान सीमित है या असीमित है? बिल्कुल सीमित है। क्या है? सीमित है। और जो बुद्धिवादी या संज्ञानवादी हैं, उनका कहना है कि ज्ञान जो है असीमित है। बुद्धिवादी या संज्ञानवादी का कहना है कि ज्ञान जो है वह क्या है, आपको असीमित है। ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों को याद ही होगा कि मैकाले की शिक्षा नीति कब आई? 1835 में। हंटर कमीशन 1882। भारत में पहली बार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्धा योजना कब आया था? 1937 में। किस आयोग ने बेसिक शिक्षा को समाप्त करने की अनुशंसा की थी? बेसिक शिक्षा को समाप्त करने की अनुशंसा किस आयोग ने की थी? बिल्कुल कोठारी आयोग। अच्छा, हारटोग समिति का गठन कब हुआ? हारटोग समिति का गठन ये आपको 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। सार्जेंट योजना जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सार्जेंट योजना बिल्कुल 1946 में प्रकाशित हुआ। शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति किस आयोग के रिपोर्ट का नाम था? शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति किस आयोग के रिपोर्ट का नाम था? बिल्कुल कोठारी आयोग सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, किस शिक्षा नीति का कथन है कि शिक्षा एक उत्तम निवेश है? शिक्षा एक उत्तम निवेश है, यह किस शिक्षा नीति का कथन है? शिक्षा नीति का कथन है बिल्कुल 1986 का जो नई शिक्षा नीति है उसका यह कथन है कि शिक्षा एक उत्तम निवेश है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रकार के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? बौद्ध शिक्षा का कि वैदिक शिक्षा का?
देखिए, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये हो गया एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। और तीसरा है मूल्य मीमांसा, तत्व ज्ञान मूल्य, मूल्य मीमांसा, एक्सियोमोलॉजी, एक्सियोमोलॉजी। ये सब आपको किसके 3 भाग हैं? ये आपको दर्शन शास्त्र के 3 भाग हैं। अच्छा, शिशु को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? बिल्कुल, ये आपको सिगमंड फ्रायड का कथन है। किसका कथन है? सिगमंड फ्रायड का। और सब बताइए आप लोग। अच्छा, अभिप्रेरणा और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है? बिल्कुल संबंधित है। अच्छा, ये देखिए, इस तरह का वक्र क्या दर्शाता है? कि सीखने की गति हमेशा तेज है, कि सीखने की गति आरंभ में तेज है फिर नीचे हो रहा है, कि सीखने की गति आरंभ में स्थिर है और फिर तेज हो रहा है। बिल्कुल दूसरा होगा, आरंभ में यह ऊपर जा रहा है, आरंभ में तेज है और फिर वो नीचे हो रहा है ना। तो इस तरह का जो वक्र होता है ना, इसको हम कहते हैं नकारात्मक या उन्नतोदर वक्र। इस वक्र को क्या कहते हैं? नकारात्मक या उन्नतोदर वक्र, यानी पहले ऊपर और फिर नीचे। तो इसको बढ़िया चीज नहीं माना जाता है। कुछ विद्यार्थी मैट्रिक में टॉप और उसी टॉप होने की खुशी में जाते जाते इंटर का रिजल्ट गड़बड़, तो वो हो गया नकारात्मक या उन्नतोदर वक्र। उसके बाद एक होता है सकारात्मक, सकारात्मक या नतोदर वक्र। सकारात्मक या नतोदर यानी पहले नीचे बाद में ऊपर। इसमें क्या होगा? ठीक उसका उल्टा होगा, कि पहले आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर आपको ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हो गया आपको कौन सा वक्र? सकारात्मक या नतोदर वक्र। और इसी तरह एक होता है मिश्रित वक्र। कौन वक्र? मिश्रित वक्र। कभी धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज है, ऐसे करके कभी धीमा कभी तेज। तो इसको कहते हैं मिश्रित वक्र। और एक होता है सरल रेखीय वक्र। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में यदि अधिगम बढ़े ना, इस तरह से एक समान गति से ना दे सकता है, तो इसको हम कहते हैं सरल रेखीय वक्र।
अच्छा, सीखने का तीन नियम, सीखने का तीन नियम जो है किसने दिया था? थ्री मेन लॉज ऑफ लर्निंग, बिल्कुल थॉर्नडाइक ने दिया था। कौन कौन सा नियम? तत्परता का नियम, प्रभाव अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। तो चलिए, लगभग 50 मिनट की कक्षा हम लिए और 50 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है हम पूछे हैं, कम समय में रिव्यू करवाए हैं ना। टेंशन का है रोशन सिंह, आपका तो पेपर वन अच्छा है ही, थोड़ा टेंशन लीजिएगा तो एग्जाम गड़बड़ जाएगा ना। हाँ, हिंदी क्लास दोपहर में लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, ठीक है। अच्छा, टीचिंग ये तीनों टॉपिक शाम में पूछ लेते हैं, आधा एक घंटा समय दे करके। राकेश जी, कुछ क्वेश्चन का संग्रह करके इसको शाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, ताजा रहेगा। होम साइंस। ऐसा हमको थोड़ा सा एक जगह निकलना पड़ेगा, 12 बजे, 1 बजे के बाद हम फ्री रहेंगे, तो अलग अलग विषयों के लिए आज हम समय देंगे। फिर शाम में आधा घंटा जो है इसके लिए भी देंगे, ठीक है। चलिए, ठीक।